बर वक्त इलेक्शन हनूज दिल्ली दूरस्त। मौजूदा हालात में आसिफ सरदारी की पीपल्स पार्टी रुकावट बन गई है इंतखाबात के बर वक्त इनकार में। जमहूरियत चलने दो, मुल्क चलने दो, पीपल्स पार्टी का मुतालबा। जमहूरियत को चलने दो, इस मुल्क को चलने दो। हम थके हुए हैं, हमने इतने कुर्बानियां दिए हैं। प्लीज लिव अप टू आवर एक्सपेक्टेशंस फॉर पाकिस्तान। इस्तीफा दो, रीत ही पड़ गई क्या? सिक्योरिटी इदारों की रिपोर्ट, आला अदालत मुतमईन नहीं। लाहौर धरना, सूबाई हुकूमत भी सालिस की मुंतजिर। खान साहब, बिलावल सियासी मेजोरिटी में नंबर ले गए हैं, जवान पीरों के उस्ताद हो गए। कि कौन जिम्मेदार था इसका? किसने ये कानून चेंज करने की कोशिश की? सारों को ये खदशा बढ़ता जा रहा है कि ये एक लॉबी को अपने साथ मिलाने के लिए सारी कोशिश की गई है। We are dejected by our political class, by the opposition parties and by the government. We are upset and frustrated with our media, with our rangers, with our entire society. अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। दो तीन ऐसे इश्यूज़ हैं जो अभी भी जो है उनके ऊपर बहस ज़रूरी है, ये समझने के लिए कि एग्जैक्टली हम कहाँ खड़े हैं। पिछले 24 घंटे में आपने बहुत से मुख्तलिफ चैनल्स में और टॉक शोज़ में मजहबी जमातों की लीडरान को देखा होगा, आपस में उलझते देखा होगा, बहुत से ऐसे इशूज़ पे बहुत से लोगों को एक्सपोज होते देखा होगा। मगर द फैक्ट रिमेंस के सबसे बड़ा इशू, मेन इशू अगर है तो वो ये है कि आपका स्टेट, रियासत की तरफ से कोई एक मजबूत, तगड़ा, यूनिफाइंग स्ट्रॉन्ग नैरेटिव अभी भी मौजूद नहीं है। पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना ऑफिशियल मौक़िफ़ पेश कर दिया, आज सुप्रीम कोर्ट में वो सुना गया और अब ये भी महसूस हो रहा है कि रियासत की जानिब से जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, यानी कि हमारी पुलिस, कोई ओनरशिप नहीं ली जा रही। पुलिस रिपोर्ट के अंदर हमने लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन के हवाले से इनकशाफात सुने। हमने ये भी देखा और पिछले इस पूरे धरने के दौरान के एक मसला जो हमेशा से हमें देखने को मिलता है, चाहे वो ऑपरेशंस हों वज़ीरिस्तान के, चाहे वो ऑपरेशंस हों हमारे रूरल एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ के हों, आपके जो जिसे कि आप कन्विक्शंस का जो इंटरप्ले है, जब लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ की अपनी कन्विक्शंस के मसले आ जाएं तो तब रियासत बैकफुट पे आ जाती है। इसीलिए रियासत का एक नैरेटिव मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। बट लैक ऑफ लीडरशिप है वंस अगेन। हम बदकिस्मती से देख रहे हैं कि लोग अभी भी ख़तरनाक सियासत कर रहे हैं, सियासी जमातें ख़तरनाक सियासत कर रही हैं और आग से खेला जा रहा है। चाहे ये 34 रुकनी पार्लिमानी कमेटी हो या उसके बाद 16 रुकनी ज़ैली कमेटी हो जो इस इशू के ऊपर बनी थी इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से, कोई एक इज्तमाही ओनरशिप अभी भी कोई नहीं ले रहा। इसके क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है, क्या नताइज और कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इसके ऊपर आज बहस करना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ शफकत महमूद साहब मौजूद हैं जो इन कमेटियों का हिस्सा भी रहे हैं। राना अफजल साहब मौजूद है, वो भी हिस्सा है, मेंबर कौमी असम्बली भी हैं, PMLN के रहनुमा हैं। हमारे साथ इम्तियाज़ गुल साहब मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। ये भी जहन में रखिए कि कोरम अभी भी एज वी स्पीक पूरा नहीं हो पा रहा। सेनेट में भी इलेक्शन बिल पास कराना है, होने को नहीं आ रहा, तो गो के PTI अर्ली इलेक्शंस चाह रही है। टाइमली इलेक्शंस हमें इस मुल्क में ख़तरे में पड़ते दिखाई दे रहे हैं। जो काम करने के हैं वो तो बहरहाल होते नहीं दिखाई दे रहे। पंजाब गवर्नमेंट भी चेयरिंग क्रॉस धरने, लाहौर के धरने के हवाले से लगता है फेडरल गवर्नमेंट वाली ही अपनी स्ट्रैटेजी अपनाए हुए है, सिट एंड वेट। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं इम्तियाज़ गुल साहब आपसे आगाज़ करूँगी। सबसे पहले जिससे मैंने कहा ख़तरनाक सियासत जो की जा रही है, आपको लगता है, और मुझे एक्चुअली बड़ा ताज्जुब हुआ, आज बिलावल भुट्टो भी बोले हैं, कल इमरान खान भी बोले थे, दोनों के टोन, टेनर और पैगाम में ज़मीन आसमान का फ़र्क, दोनों की मैच्योरिटी लेवल में मुझे फ़र्क दिखाई दिया। और बदकिस्मती से वो बिलावल भुट्टो जो बहुत छोटे हैं, वो महसूस ऐसे हुआ जैसे कि वो ज़्यादा एक मैच्योर अप्रोच ले रहे हैं। ये तो देख लेते हैं, इस पे तो हम देख लेते हैं। बिलावल का भी पहले इमरान खान साहब का नैरेटिव कल का दिखाइए। डिपेंड करता है ना आप मैच्योर किसको समझते हैं। चलें सुन लेते हैं। आप अगेन अप फॉर डिस्कशन। धरना हो गया, मुआहिदा तय पा गया, अल्लाह अल्लाह करके, फिर इमरान खान साहब की कल की प्रेस टॉक सुनिए। कि कौन जिम्मेदार था इसका? किसने ये कानून चेंज करने की कोशिश की? क्या ये जाहिद हामिद ने अपने तौर पे की
क्या ये और किसी ने चुप करके ऐड कर दिया, किसी को पता ही नहीं चला, या ये एक इंटरनेशनल लॉबी को खुश करने के लिए सारों को ये खदशा बढ़ता जा रहा है कि ये एक लॉबी को अपने साथ मिलाने के लिए सारी कोशिश की गई है। जमहूरियत को चलने दो, इस मुल्क को चलने दो। हम थके हुए हैं, हमने इतने कुर्बानियाँ दिए हैं, इतना जद्दोजहद किया है। आप कितने और चाहते हैं? और चाहते हैं, हम तैयार हैं, लेकिन मैं ये मैसेज ज़रूर देना चाहता हूँ नौजवानों की तरफ से कि प्लीज़ लिव अप टू आवर एक्सपेक्टेशंस फॉर पाकिस्तान। इकबाल की बात तो सुनी होगी, जवानों को पीरों का उस्ताद कर, मगर इधर लग रहा है अब बिलावल का कहना वी आर डिजेक्टेड बाय आवर पॉलिटिकल क्लास, द रेस्ट ऑफ द ऑपोजिशन, इनकी तरफ इशारा, फिर हम थक चुके हैं, अब आगे बढ़ो, अब चलो, अब मुआशरे को, जमहूरियत को मज़ीद नुकसान ना पहुंचाओ। फ़र्क है पैगामात में और नैरेटिव में? जी मैं समझता हूँ फ़र्क है, क्योंकि हमें ये देखना चाहिए कि पैगाम क्या है, इस भूल जाएं कि कौन ये पैगाम दे रहा है। इमरान साहब ने अब बदकिस्मती से मैं कहूँगा जो भी बात की है वो टिपिकल जो स्टेटस को के सियासतदान हैं वही बात की है। इतने पढ़े लिखे हैं, हम कई मामलात पर उनका साथ भी देते हैं, उनकी अपनी विजन है, लेकिन जब इंटरनेशनल लॉबी की बात जो दरमियान में ले आए हैं, आयरॉनिकली वो दैट्स द JUI फेक नैरेटिव जो मौलाना साहब ने बदला एकदम कि इंटरनेशनल लॉबी और साजिश है। बिल्कुल मैं ये कहना चाह रहा था कि जो अगर जो करक में या बहावलपुर में कोई बैठा हुआ कोई सियासी मजहबी रहनुमा है वो बातें करे और इमरान खान की बात में फिर फ़र्क क्या रह गया जब वो भी इंटरनेशनल लॉबी की साजिश की बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो हाल ही में हमने 20 दिन इस्लामाबाद में देखा है, इंतहाई मायूस कुन शो था सियासी जमातों का भी। जिस सियासी जमात ने एक ऐसे इस मसले पे जो कानून में जो तब्दीली हुई सियासत की है, मैं समझता हूँ उसने पाकिस्तान की कोई खिदमत नहीं की है। हमें अब बहुत आगे बढ़ना चाहिए, इन तमाम मसलों से निकलना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि हमारे सियासतदान चाहे वो राइट के हैं चाहे बाएं तरफ के हैं, अभी भी माजी में, मज़हब में और मुनाफ़क़त में फंसे हुए हैं। उसके नाम पे इन तीनों अनासिर को मिला के एक सियासत हो रही है जिसका फ़ायदा ना इमरान खान को है, ना नवाज शरीफ को है, ना इस मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को है, ना रियासत कमज़ोर हो रही है। सो शफकत साहब, जिधर मैंने और हम सब ने आई थिंक मीडिया बड़ा एग्रेसिव रहा है पिछले 8-10 साल में पीपल्स पार्टी के हवाले से, लैक ऑफ गवर्नेंस, नेपोटिज्म, यू नेम इट, मगर अगर आज ये कहा जाए कि इस इशू पे पीपल्स पार्टी ने सियासत नहीं की तो शायद ये गलत ना होगा, और फिर धरना मुआहदा हो गया, सब कुछ थम गया, आगे बढ़ने की बात हो रही, ये ज़रूर हम सवाल उठा रहे हैं कि भाई रियासत कमज़ोर हुई है, इदारों का किरदार क्या था। मगर कल पिछले 24 घंटे में खान साहब का हल्फनामे में तब्दीली की किसने, और नीयत ही ख़राब है, और इंटरनेशनल लॉबी, यू थिंक इट्स मैच्योर ऑफ सच वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीडर्स ऑफ पाकिस्तान? देखें प्रॉब्लम, इफ नॉट द मोस्ट पॉपुलर राइट नाउ। प्रॉब्लम बताऊं क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एक छोटा सा तबका इस मुल्क में ऐसा है और जिसकी मीडिया में बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है, जो हालात की जितने नाजुक हालात होते हैं इन मामलात पे, ख़ास तौर पे मजहबी मामलात में, उसको नहीं समझता। वो इसलिए नहीं समझता कि उसका ग्राउंड से कोई लिंक नहीं होता। इस इशू से एक बहुत ज़्यादा इज़्तिराब था अवाम के अंदर, और ये अगर आप ग्रास रूट पॉलिटिक्स करते थे, जो भी करता है उसको पता है कि बहुत ज़्यादा इज़्तिराब था इसके बारे में। तो इसलिए ये कहना कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, बल्कि तो नून लीग ने तो खुद एक तहकीकाती कमेटी बना दी थी और पहले दिन बना दी थी, और तहकीकाती कमेटी जो है उसकी रिपोर्ट अभी तक अवेटेड है। तो मेरा ख्याल है इस बुनियाद के ऊपर ये सारे जो एक मफरूज़ा बना देना कि जी ये इस किस्म की सियासत है या उस किस्म की सियासत है, मैं इससे अग्री नहीं करता। ये बात जो आपने पहले की उससे मैं एग्री करता हूँ कि जो फेलियर नज़र आ रहा है वो तो बड़ा क्लियर है। देखें ना, अब गवर्नमेंट का आपने कहा जी पुलिस की ओनरशिप नहीं है। पुलिस की ओनरशिप कैसे हो सकती है अगर एहसन इकबाल साहब जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो ये फरमाते हैं, पहले कहते हैं कि 3 घंटे में मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और बाद में फरमाते हैं कि ये ऑपरेशन जो हुआ मुझे इसका पता ही नहीं था। मतलब कितना ये ज्यादती है। बट डू यू थिंक हमें लाइंस ड्रॉ करने की जरूरत है बिटवीन सियासत एंड रियासत? सर, ये नाअहली
you're right, 100% सर. Lack of strategy, 100% दुरुस्त बात कर रहे हैं. अंदर आने दिया, 200% बात दुरुस्त कर रहे हैं. और कैसे आने दिया? और किसने एस्कॉर्ट किया, प्रोटोकॉल दिए, किस तरह आने दिया? एब्सोल्युटली. ये सारी चीजें जो हैं इनको थोड़ा सा गौर से देखना. मगर सर मेरा ये सियासत की बात नहीं है, ये सियासत से हट के. आपको क्यों हंसी आ रही है? ये सियासत से हट के है. मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि हमें कुछ चीज़ें पाकिस्तानी के तौर पे भी कबूल करनी चाहिए. ये जो मुतालबात हैं कि इसकी अब तहकीक होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, ज़िम्मेदार कौन है, मेरा ख्याल है इसको किस्सा पारीना हो जाना चाहिए. इसलिए कि इन हमारे जितने भी सियासतदान हैं, जो पार्लिमानी अरकान हैं, मैं समझता हूँ इनका तमाम तर फोकस पाकिस्तान के शहरियों पे अब होना चाहिए. तो वो चाहे मुस्लिम है चाहे गैर मुस्लिम. इम्तियाज़, अगर उस पर ये फोकस ज़्यादा कर लें, जो आर्टिकल 25 है शफकत साहब हमारे आइन का, अगर हम उसको रीप्रायोरिटाइज कर लें, उसको अपनी एक तरजीह बना लें, तो मेरा ख्याल है हम सब की. एक जुमला कहूँगा, उसके बाद आप राणा साहब से. इम्तियाज़, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन आपको एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि पॉलिटिशियन जो है ना, उसका बग़ैर अवाम के राब्ते के साथ और कोशिश करके उसका सर्वाइवल ही नहीं है. और ख़ास तौर पे जब ये इलेक्शन का ईयर करीब आ रहा है, अब हर किसी का जो फोकस है, ज़हन जो है, की नफ्स पे उंगली सियासतदान की होती है. ये कहना कि मगर जब वो खड़क रही हो, नहीं, एक मिनट बात तो खत्म कर. और ये कहना कि जी सियासतदान जो है वो अवाम के बारे में नहीं सोच रहा, ये थोड़ी सी एरोगेंस है, इंटेलेक्चुअल एरोगेंस है थोड़ी सी. राना साहब, I'm just coming to you. मैं फहद का इनपुट ले लूं जल्दी से. I believe he has to leave. फहद, सलाम अलैकुम. जी वालेकुम. फहद, क्या पॉलिटिकल मैच्योरिटी में पीपल्स पार्टी पीटीआई के ऊपर सबकत ले गई है इस इशू को हैंडल करने के हवाले से, सियासत करने के हवाले से, नैरेटिव के हवाले से? मेरा ख्याल है कि शायद ये मवाजना गलत है मेहर. उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर साबित किया है कि वो इररेलेवेंट है. इररेलेवेंट, ओके. और जब वो इररेलेवेंट है तो वो जो मर्जी कहे, इट रियली डज नॉट मेक अ डिफरेंस. मसला ये है कि इस टाइम रेलेवेंट जो है वो पीटीआई है, ओके, और रेलेवेंट जो है वो गवर्नमेंट है, और रेलेवेंट जो है वो आपकी एस्टेब्लिशमेंट है. ये तीन प्लेयर्स हैं, बाकी का इस इशू पे कोई मेजर रोल नहीं है. इन तीनों का इस इशू पे मेरे ख्याल में एक बड़ा ही नामुनासिब जो है वो रवैया रहा है. और इसमें जो ये फेलियर हुआ है, जो भी हुआ है, शफकत साहब की मैं बात सुन रहा था, और इन प्रिंसिपल शफकत साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि सियासतदान जो है वो एक अवामी राय के अगेंस्ट स्विम नहीं कर सकता. और मेरा ख्याल है इस इशू पे तो कोई दो राय नहीं है कि अवामी राय क्या है. लेकिन मसला ये है कि थोड़ा सा ये इसको फ्रेम गलत किया गया है. यहाँ इसको इशू को बना दिया गया कि खुदा न खास्ता कोई खत्म नबूवत पर कोई उंगली उठा रहा है, जबकि हम सबको पता है कि ये इसको हवा दी गई, क्योंकि इससे सियासी फायदा उठता है. मेरा नहीं ख्याल कि इसमें पाकिस्तान में कोई शख्स ऐसा है, कोई मुसलमान ऐसा है जो इस इशू पे डिबेट भी कर सकता है. लेकिन जिस तरीके से इसको एक इशू बनाया गया फॉर पॉलिटिकल रीजन, और जिस तरीके से गवर्नमेंट ने इसको डील किया, और जिस तरीके से एस्टैब्लिशमेंट ने आके और फाइनल आइसिंग ऑन द केक जो है उसको लगाया, ये तीनों चीजें जो है उसने मेरा ख्याल है हमारी रियासत को और पाकिस्तान के, मैं तो यहां तक कहूंगा कि रियासत से ज्यादा जो नजरिया है पाकिस्तान उसको मुतासिर किया. एंड व्हाई आई आस्क्ड यू दिस फहद, ये जहन में रखिए, बिकॉज अभी बिलावल का थोड़ी देर पहले पैगाम भी आया है जिनको इररेलेवेंट समझें, एंड मे बी इट इज इंक्रीजिंगली इररेलेवेंट आयरॉनिकली अपनी 50th एनिवर्सरी पे भी. मगर दैट बीइंग सेड, आई थॉट बड़ा एक मैच्योर टेक लिया है कि वी नीड टू मूव ऑन. सोसाइटी, पार्लियामेंट, डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा सैक्रिफाइसेस दे दिए हैं, अब इसके ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए. तो और पिछले 24 घंटे में खान साहब, मोस्ट पॉपुलर लीडर अगेन, उनका रिवाइव करना है इस इशू को वंस अगेन, जो एक और कमजोर और लाचार गवर्नमेंट को मजीद दीवार से लगाना, जस्ट फॉर इलेक्शन पर्पसेस, और डू यू थिंक जेन्युइनली? नहीं, मेरा इलेक्शन ईयर है,
इलेक्शन ईयर में आई कैन अंडरस्टैंड कि इलेक्शन ईयर के अंदर भी तो कुछ मौजूआत से पे सियासत करने से गुरेज करना है ना। एग्जैक्टली आई थिंक देखिए मेरा नुक्ता इसमें यह है कि एक आम सियासतदान जो है वो कहेगा कि जी मैं अवाम के जज्बात की अक्कासी करूंगा तो मेरी बड़ी वाह वाह होगी, लेकिन देखिए यही तो फर्क है एक आम सियासतदान में और एक लीडर में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो ये कहे कि जो सही बात है मैं वो करूंगा, और चाहे मुझे अवाम को उस पर लीड करना पड़े, उनको गाइड करना पड़े। और ये अगर पैंडर कर रहे हैं बेस को, तो मेरा ख्याल है वो इस टाइम ज्यादती कर रहे हैं। और एग्जैक्ट यही बात राना अफजल साहब, इसका कंप्लीट ऑपोजिट नैरेटिव आपकी लीडरशिप के खिलाफ जाता है। वो हाथ पे हाथ डाले रायवंड में बैठे, मुझे क्यों नकाला से आगे ही नहीं बढ़ सक रहे, मुल्क इतने बड़े बहरान से दो चार है, लाहौर में अभी भी धरना है, नई डेडलाइंस दी जा रही हैं, नए वुज़रा के सर की कीमतें लगाई जा रही हैं, इस्तीफे और मुसलमानी के सर्टिफिकेट जेबों में लेके फिरने पड़ रहे हैं, अपनी तस्वीर दिखानी पड़ रही है हज और उम्रों की, और वो अभी भी वो अपनी ज़ात से नहीं निकल पा रहे। उनकी साहबजादी जो इतनी पेश हैं, नेक्स्ट लीडर एक्सपेक्टेड हैं, हर चीज़ पे ट्वीट करती हैं, कोई क्लैरिटी नहीं, कोई विजन नहीं इस बहरान से निकालने के लिए। सर देखिए, मैं समझता हूँ कि बहरान से निकालने में जो क्लैरिटी आनी चाहिए थी, पहले तो सबको ज़िम्मेदारी कबूल करनी चाहिए थी। ये तमाम जमातें, और इसकी लीडर पीटीआई थी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जो बिल था वो पीटीआई के सबसे बड़ी डिमांड थी। उसके ऊपर जो कमेटी बनी और उसके अंदर इनको उसकी लीडरशिप ऑफ़र की गई जो इन्होंने नहीं ली, और इनके 3 बड़े इम्पोर्टेंट शफकत साहब समेत बड़े अहम मेंबरान ने इस पर काम किया, और ये एक इज्तिमाई गलती थी या स्लिप हो गया या मिस हो गया। उस इज्तिमाई रिस्पॉन्सिबिलिटी को, बताऊंगा राणा साहब, उस इज्तिमाई रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसी पार्टी ने क्लेम एक्सेप्ट नहीं किया, और ये इंतज़ार करते रहे कि गवर्नमेंट जो है, और लोगों में ये तासुर गया कि ये गवर्नमेंट का बिल था, जबकि ये गवर्नमेंट का बिल भी नहीं था। तो ये एक तासुर इन्होंने दिया कि गवर्नमेंट को, यानी पार्लिमानी 34वीं पार्लिमानी कमेटी की जिम्मेदारी थी ना, ये वजारत कानून से ज़ाहिर अगर आप राणा साहब की बात सुन, बात खत्म कर लूं, तो ये इनको स्टैंड लेना चाहिए था कि ये ना इसके अंदर खुदा ना खास्ता हजूर करीम की कोई ख़त्म नबूवत के ऊपर कोई कदगन लगाई जा रही थी, या इसकी किसी ने उसके ऊपर स्टेटमेंट नहीं दी कि ये क्या था, और गवर्नमेंट वाज इन द डॉक, और हमें ये धरने की मैनेजमेंट की तरफ लेके गए कि जी अब इनको डंडे मार के उठाते हैं या प्यार से उठाते हैं। जब ये इतना सेंसिटिव मैटर था, यकीनन आप उनको डंडे नहीं मारना चाहते थे, लेकिन फिर कोर्ट का भी प्रेशर आ गया, और जब हमने उसके ऊपर एक्शन करने की कोशिश की, तो अगर कोई और होता, बिल्कुल वो गलत था, वो नहीं करना चाहिए था, और किसी तरह से सर वो तो आज पुलिस ने भी पूरी कहानी अपनी रिपोर्ट में पेश की है, किस तरह ये 5500 अफसर थे, फुली इक्विप्ड थे एंटी राइट इक्विपमेंट के साथ, किस तरह लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन ने मरवा दिया आपकी पुलिस एफसी रेंजर्स के दरमियान। वो अपनी जगह है। मैंने आपसे बात करनी है अभी सर कि आप कोई ओनरशिप नहीं ले रही अपनी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के। आप लोग एक जुमला कह दूं कि इसके ऊपर जो पॉलिटिक्स की गई उसने गवर्नमेंट को वीक किया, हालांकि हर पार्टी अगर जिम्मेदारी लेती है। गवर्नमेंट की लैक ऑफ स्ट्रैटेजी ने भी अपने आप को वीक किया सर, लग रहा है पंजाब गवर्नमेंट भी अभी ये कर रही है, उधर भी सालिस के आने का इंतजार है। देखिए, जब आप तनहा रह जाते हैं, और फिर वो केक की आइसिंग वाली बात से भी मैं इत्तेफाक करता हूं, जब आप तनहा रह जाते हैं तो फिर स्ट्रेटेजी जो होती है वन अगेंस्ट एवरीवन, तो एक धरने वाले एक हमारी हुकूमत आपको तनहा महसूस कर रही है अभी इस इशू के ऊपर, वो इशू जिसके ऊपर सबको एक पेज पे होना चाहिए था, और थे पार्लिमानी कमेटी में। पहली तो बात ये है, अब मुझे जरा थोड़ा सा गुजारिश करने दें। पहली तो बात ये है कि ये किस तरह गवर्नमेंट का बिल नहीं है, गवर्नमेंट ने पायलट किया, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, गवर्नमेंट ने उसको उसका सेक्रेटेरिएट गवर्नमेंट के पास, सब कुछ गवर्नमेंट ने। दूसरी बात यह है कि इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, क्यों सारी जमातें, अब साहबजादा तारिकुल्लाह जमात इस्लामी ने कल कहा प्रोग्राम में कि मैं हल्फिया बयान देता हूं कि ये इशू कभी डिस्कस नहीं हुआ, मैं भी हल्फिया बयान देता हूं कि ये इशू कभी डिस्कस नहीं हुआ, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास मुसवदा मौजूद नहीं था सर। अब मेरी बात तो सुन लेना, जो तरीका बनाया गया था बात इसको करने का, वो ये था कि 8 कवानीन थे, उनको एक बनाया जा रहा था। उसमें तरीका जो तय किया गया था, राणा साहब उसके मेंबर नहीं थे, तरीका ये तय किया था कि जिस कानून में तब्दीली होगी वो डिस्कस किया जाएगा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बड़ी चालाकी की, वो जो बिल था ना 203 का, जिसमें शख्स को, मतलब आप बताएं हम क्या, उन्होंने उसको भी डिस्कस नहीं किया, इस इशू को भी डिस्कस नहीं किया।
یہ تو کمیٹی، یہ تو انکوائری کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہ صاحب چالاکی سے کوئی چیز حاصل کرنی میری بات تو سن لینا چالاکی سے ہم کیا حاصل کرنا چاہ رہے تھے؟ رانا صاحب میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں، آپ اگر میری بات نہیں مانتے آپ JUIF سے پوچھ لیں، آپ جماعت اسلامی سے پوچھ لیں، یہ کبھی کمیٹی میں نیشنل اسمبلی میں کسی جگہ ڈسکس ہی نہیں کیا انہوں نے، اور اس کو بھی نہیں کیا، اور ایک اور چیز کو ڈسکس نہیں کیا، کیونکہ چاہیے یہ تھا کہ، اور جو ہمارا سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر تھا وہ یہ تھا کہ جس قانون میں تبدیلی ہوگی وہ ڈسکس ہوگا، جس میں تبدیلی نہیں ہوگی وہ ڈسکس نہیں ہوگا۔ اب میں ایک سوال پوچھ لوں آپ سے؟ مہر ایک منٹ دیں۔ زاہد حامد نے فلور آف دی ہاؤس پہ کہا کہ عارف علوی نے کہا کہ کمپیریٹیو سٹیٹمنٹ دو کہ کیا کیا تبدیلی آئی ہے، پہلے کیا تھا اب کیا ہے۔ اس نے دیا، بالکل دیا، اس نے کہا میں نے نہیں دیا گیا، اس کے اندر اوتھ کو نہیں دیا۔ دیکھیں نا، اچھا چلے نہیں دیا تو آپ کو پڑھ لینا چاہیے تھا، آپ کو پڑھنا چاہیے تھا۔ نہیں دیا۔ میرا یہی سوال اگر آپ پوچھتے ہیں سر ایک سیکنڈ، بل یہ 2.5 سال سے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، 2.5 سال سے، اور آپ کی اپنی سیکرٹری جو ہیں وہ آن ریکارڈ ہے نیشنل اسمبلی میں، چیف وپ آپ کی شیریں مزاری صاحبہ کے کوٹ ان کوٹ ہم نے ایکسٹینسولی کام کیا ہے اس کے اوپر، اور ہم اونرشپ لیتے ہیں اس کی، رائٹ، کریڈٹ لیتے ہیں اس کا۔ That being said 2.5 سال بات نہیں، ہم نے اس میں کام کیا، اس میں کوئی شک نہیں، بالکل ایکسٹینسولی پارٹیسپیٹ کیا۔ یہ سب میڈل لینا چاہ رہے تھے، لیکن آپ اس کو ایشو کو، ایک میرا سوال تو ختم ہونے دیں، میں سمجھ رہی ہوں آپ کے ایشو کو، میں سمجھ گئی ہوں، آپ نے بڑا کلیئرلی بتایا ہے کہ بھی انہوں نے لسٹ ہمیں دینی تھی، یہ ایجنڈا ہے، یہ ترامیم ہے، ان کے اوپر بحث ہوگی، اگریڈ، انڈرسٹوڈ۔ اب آپ نیت پہ تو شک ہی نہیں ہو رہا، اہلیت پہ سوال ضرور اٹھ رہا ہے سر۔ صرف یہ ہے کہ 2.5 سال سے جو ڈسکس ہوا ہے نیشنل اسمبلی میں جب پیش ہوا، یہی مسودہ تھا اور یہی حلف نامے میں ترمیم اس کے اندر موجود تھی۔ صرف سوال یہ ہے کہ آپ کے تمام and it's not just you, rest of the parties as well، کسی نے نہیں پڑھا بیٹھ کے ڈیٹیل کے اندر، اس کے بعد سینٹ میں گیا سر، let me finish۔ مجھے پتہ ہے سینٹ میں گیا، عبداللہ نے دیکھا وہاں پہ جا کے، اور ادھر کیا ہوا، حافظ حمداللہ کی ترمیم کے ساتھ کیا ہوا سر؟ حافظ عبداللہ کی ترمیم 34 ووٹ اس کے خلاف آئے، 13 اس کے حق میں آئے، اور 34 خلاف کے اندر آپ لوگ بھی تھے۔ میری گزارش سن لیں آپ، بات یہ ہے کہ ہم نے جب یہ دوبارہ نیشنل اسمبلی میں آیا، ہم نے فلی سپورٹ کیا اس کی چینج کو، اور وہ ہوا چینج۔ میں جو آپ کو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ میرے خیال سمجھی نہیں جا رہی۔ جب آپ 8 کتابوں کو ایک کتاب بناتے ہیں اور اس میں آرٹیکل جو ہے 200-300 آرٹیکل ہوتے ہیں، اور ہر ایشو جو ہے وہ بڑا ایسا ایشو ہے کہ جس میں سیر حاصل بحث کی ضرورت ہے، تو اس کا ایک طریقہ بنایا گیا کام کرنے کا۔ جی بالکل۔ اس کے اندر بے شمار پبلک سے سجیشن آئیں، باقی ہر ممبر نے کوئی امینڈمنٹس ایشو کی، تو ایشو یہ ڈسکشن یہ ہوئی کہ یہ چیزیں جہاں پہ تو کوئی چینج نہیں ہے وہ ڈسکس نہیں ہوگا، اور جہاں پہ چینج ہے وہ ڈسکس ہوگا۔ سو یہ چیزیں ڈسکس نہیں ہوئی۔ راکٹ سائنس تو نہیں ہے۔ اب دوسری بات آپ یہ کہہ رہی ہیں ہاتھ سے نہیں گزرا بیکاز وہ چینجز کا حصہ نہیں بتایا گیا تھا آپ کو، اسی طرح وہ جو 203 مگر مسودے میں تھا پھر بھی، دیٹ مینس پڑھا نہیں۔ ان کی بھی کوتاہی ہوگی، آپ کی بھی کوتاہی ہوگی، مگر انہوں نے تو موو کیا بل کو، انہوں نے تو موو کیا بل کو، انہوں نے موو کیا بل کو۔ اصل مسئلہ شاید یہ ہے کہ اکثر ارکان نے اس پہ توجہ نہیں دی، کسی نے اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا، اور دوسری بات یہ کہ اس کو تمام نے جب ان کو موقع ملا ہے اس کو ایک سیاسی مسئلہ بنا دیا۔ That's the problem, sir. We're playing with fire. میں پھر یہ کہوں گا We are dead men walking in this country right now because of this. کہ 3 ہفتے سے تقریباً تمام چینلوں پہ اس قوم کا اتنا قیمتی وقت ضائع ہوا ہے صرف اس بات پہ کہ یہ کس نے پیش کیا، کیوں کیا، چلاکی کی، چلاکی نہیں کی، ہم نے اس کو سپورٹ کیا۔ کیا 21ویں صدی کے اس دور میں ہم، یہ پاکستانی قوم یہ چیز ڈیزرو کرتی ہے کہ ہم 3 ہفتے سے ایک ایسا مسئلہ اٹھائے رکھیں جس کا پاکستان کے جو موجودہ عوام کے جو مسائل ہیں، ہسپتال کے مسئلے ہیں، تعلیم کے مسئلے، پانی کا مسئلہ ہے، نمائندگی کا اٹھا لیں، اس سے کیا یہ حل ہو جائے گا؟ وہ نہیں ہو رہے۔ آپ لوگ جو میڈیا میں ہیں، کیا آپ نے اس مسئلے کو ابھی کیا کر رہے ہیں پچھلے آدھے گھنٹے سے آپ؟ میں وہی کہہ رہا ہوں، میں نے اس کے اوپر سیاست ہو رہی ہے، آپ لوگ سیاست کر رہے ہیں۔ میں شروع سے ہی کہہ رہا تھا کہ ہمیں تو اس موضوع پہ ہمیں بحث ہی نہیں کرنی چاہیے۔ امتیاز گل صاحب جب یہ سینٹ میں گیا، سینیٹر راجہ ظفر الحق اور زاہد حامد صاحب نے تائید کی کہ ریورس کیا جائے اس حلف نامے میں جو تبدیلی ہے، رائٹ، یہ حافظ حمداللہ کی ترمیم آنی تھی، جس کے اوپر جو میں ان سے کہہ رہی ہوں کہ 34 ووٹ آ گئے، اس کے خلاف 13 آئے اس کے حق میں۔ سوال پوچھا جائے کہ کیوں ترمیم کے خلاف ووٹ کیا جناب، وہ تو آنی چاہیے تھی۔ پھر سیکنڈلی سر، اس کے بعد عمران خان نے 19 جولائی، بیک جولائی کی بات کر رہے ہیں اس سال، جولائی کو عمران خان نے یہ 4 ڈیمانڈز رکھی، اس کا جو مسئلہ تھا دور دور سے کوئی تعلق نہیں، 20 کو آپ لوگوں نے واک آؤٹ کیا، 20 کو آپ کا میڈیا پریس ٹاک ہے میرے پاس۔ بات یہ ہے کہ ڈیمانڈز تو ہم نے رکھے، ڈیمانڈز ہمارے، آپ کو پتا ہے کہ ہم نے اس بل پہ دستخط نہیں کیے،
हमने इस बिल से फाइनल वोटिंग में वॉकआउट यस मगर वो मुख्तलिफ एतराज़ात थे, वो ये तरमीम की वजह से नहीं किया। आई एम ट्राइंग टू मेक व्हाई यू बीइंग होलियर देन दाउ टुडे? होलियर देन दाउ की बात नहीं है, बात ये है कि जो चीज कमेटी में डिस्कस ही ना हुई हो, क्यों इनका काम था इसको डिस्कशन। उनकी भी कोताही हुई, आपने भी नहीं पढ़ा। मैं यही तो कह रही हूं, नियतों पे क्यों शक कर रहे हैं? हो सकता है कि ये किस नियत से लेके देखें। अगर मुझे आप बताएं, एक मिनट 203 का जो इन्होंने वो नाअहल शख्स को पार्टी मेंबर, ये तो इन्होंने बड़ी चालाकी की अपनी तरफ से। सर फिर वो जब सीपैक की साजिश के ऊपर आपके ऊपर मत्थे लगाते हैं साजिश को, तो फिर वो भी वही काम कर रहे हैं। नेशनल इंटरेस्ट, यू आर आल्सो प्लेइंग विद नेशनल इंटरेस्ट। कौन सी सीपैक की साजिश? सर धरना जब आप 126 दिन बैठे, उन्होंने कहा ये साजिश थी कि हम प्रोग्रेस ना कर सके सीपैक के खिलाफ। मुझे ये बताएं कि वो राजा ज़फ़रुल्लाह की कमेटी की रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही? सर रिडिकुलस लगता है। Why isn't that report coming? आ जाएगी ना सर। इन द मीन टाइम जरूर किसी को भुनवाना है इस मुल्क में, अल्लाह माफ करे। नहीं कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। मगर सर ये बातें करके तो कुछ होगा ना। वी आर हाईली चार्ज्ड इमोशनल रिलीजियस कंट्री। जो लोगों के अंदर इस्तिराब है, और इस किस्म की एक्चुअली ये बहसें करके हम फिर उसको उस सेंटिमेंट को, उन जज्बात को इतना मजीद बढ़ा रहे हैं। हमें गवर्नमेंट ने नालायकी की है, मकामी इंतजामिया ने बेअमली की है। मतलब 5-6 दिन तक हुकूमत को पता ही नहीं था कि फैज़ाबाद का जो जंक्शन है बंद हुआ है। ये बातें सारी मान लें, लेकिन आया हमें इस मौजू पे मजीद पब्लिक बहस मुबाहिसे की जरूरत है या नहीं? मुबाहिसे की तो शायद कोई औकात ही नहीं है। लीडर्स ये हैं, लेजिस्लेटर्स ये हैं, रहनुमाई हमारी करनी है। शफकत साहब जैसे लोगों ने, इमरान खान, नवाज शरीफ, ये लोग हैं ना हमारी रहनुमाई जो आज कर रहे हैं। सो इफ दे कीप पुटिंग इट बैक इनटू द नेशनल नैरेटिव, तो किस तरह दम तोड़ेगा ये इशू? सर मेरा ख्याल है हमें बहरहाल कोशिश करनी चाहिए। बताएं पुलिस ने जो सुप्रीम क्योंकि जो आपने जो शुरू में बात की थी ना, जो बिलावल को अब आपने इमरान खान के सामने ला के खड़ा, नहीं मैंने दोनों के बयान सामने रखे हैं, मुझे फर्क नजर आया। मैं एक उस हवाले से सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ कि बिलावल साहब के वालिद से भी पूछ लिया जाए कि क्या वो वाकईतन बेहतर मुस्तकबिल की तरफ पाकिस्तान को ले जाना चाहते हैं कि नहीं, फिर पता चलेगा। क्योंकि उनको साल पहले तो आपको पता है कि उस वक्त तक उनकी जो हरकतें थी, वो तो ईंट से ईंट बजाना चाह रहे थे। कैफियत के अंदर एक आपका इलेक्ट्रल बिल जो है वो पास नहीं हो पा रहा। अब फिर गूंज टेक्नोक्रेटिक सेटअप की शुरू हो गई है, टेलीफोन कॉल्स की बातें कर रहे हैं लोग कि हमें कॉल्स आ रही हैं लोगों को। अच्छा ये जो आप एक मिनट यहाँ पे रुक जाए जरा, एक मिनट। आप जो बड़ी बचौर सियासत कर रहे हैं ये जनाब बिलावल साहब, हमने नेशनल असेंबली में सपोर्ट किया इस बिल को, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, ठीक है। हमने सेनेट में भी हमने कहा कि हम इसको सपोर्ट करेंगे, पर हमारे मेंबर बहुत थोड़े हैं। Where is People's Party today? Where is People's Party? ये क्या कर रही है People's Party? तो ये मतलब ये जो इतनी बातें आप कर रहे हैं, बड़ी मचोर सियासत कर रहे हैं, क्यों मुकमोके की बात हो रही है, क्यों टेक्नोक्रेटिक सेटअप की बात हो रही है? किधर है पीपल्स पार्टी? क्यों नहीं हाउस में आ रही, क्यों नहीं सेनेट में आ रही? क्यों नहीं इनके अपने मेंबर पीएमएलएन के नहीं है? सुर्ख का पत्ता जरदारी साहब ने अभी पकड़ा हुआ है, जो मुहाफिज बन रहे हैं सिस्टम के सबसे बड़े। बेचारा बोल रहा है ना, हम तो कह रहे हैं ना कि हमने नेशनल असेंबली में वोट किया उसके लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए, सेनेट में भी हम तैयार हैं। वेयर आर दीज पीपल? यहाँ राणा साहब की अपनी पार्टी के लोग, तो राणा साहब फिर ये मान लिया जाए कि अगर वो इरेलेवेंट हैं, वो अपनी रेलेवेंसी में भी अपना तुर्क का पत्ता हाथ में लिए बैठे हैं सेनेट के अंदर, आप जो कहते हैं हम आइसोलेटेड हैं, इसको हम तशरीह कर लें कि आप मुकम्मल तौर पे बेबस भी हैं? नहीं बेबस नहीं है हम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सब कुछ होगा। हमने नेशनल असेंबली से बिल बड़े अच्छी तरीके से पास किया। अभी यहाँ से भी देखिए, मैं जो इस सारे मामले में जो इशू हुआ है कि पीटीआई ने सिर्फ पॉलिटिक्स की है, ये इंतजार करते रहते हैं कि सर आगे बढ़े ना, अब जरा अपने ऊपर भी आए, उन्होंने अपना मौका पेश किया है कि पॉलिटिक्स है नहीं, अब आवाम को फैसला करना है। I think we've asked very strong questions. उन्होंने अपना दिफा किया है। मुझे अपना बताइए सर कि आप किस तरह इस बहरान से निकालेंगे? जनवरी के अंदर एक और बड़ी तारीख आ रही है, फिर डेडलाइंस दी जा रही हैं, टेक्नोक्रेटिक सेटअप की बात की जा रही है, आपसे एक बिल पेश नहीं करा। 6 महीने के अंदर सर, 6 महीने के अंदर 15 बिल्स आए हैं फकत सर, कोरम पूरे नहीं हो रहे आपसे, और कैबिनेट खुद फैसले नहीं कर रही कि किस वजीर को रखना है, निकालना है वजीर आजम, ये बाहर सड़कों पर फैसले हो रहे हैं।
الیکشن ایئر کے اندر بلز کم ہی ہوتے ہیں اور جو انشاءاللہ ضرور آئیں گے, آ بھی رہے ہیں, پائپ لائن میں کافی سارے بلز ہیں. اب دیکھیں اگر ہم نے تو لا کو فالو کرنا ہے, اگر یہ سینٹ نہیں پاس کرے گا اس بل کو تو پھر ہم جوائنٹ ہاؤس کو کال کر لیں گے. نہیں, اگر اس جوائنٹ ہاؤس سے بھی نہیں پاس ہوگا تو پھر یہ سب کی رائے ہوگی, پھر جو طریقہ آگے قانونی ہوگا اس کے مطابق کریں گے. اب اس کے اندر ہماری تو کوشش ہے, نور میاں صاحب نے زرداری صاحب کو بھی ملنے کی کوشش کی, پی ٹی آئی جو ہے وہ ہمیشہ انتظار میں رہتی ہے کہ وہ بر وقت انتخابات کے لیے کیا ہے, کسی اور مقصد کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو. ٹھیک ہے, دیکھیں سینٹ میں تو ہمارے 7 ممبر ہیں سارے, ہمارے وہاں جانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہاں تو پیپلز پارٹی کو, آپ کے جو اتحادی ہیں JUIF وہ کدھر ہے؟ شفقت صاحب وہ تو کہہ رہی ہے, آپ کا جو اتحادی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ انٹرنیشنل سازش ہے. سر کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی ڈسرسپیکٹ سے لے کے پارلیمنٹ کو بے وقت کرنے میں آپ لوگوں نے جو کردار ادا کیا اس کا جواب مانگ رہے ہیں ادھر سے. بس دیکھیں آپ کی جو پی ٹی آئی کی پالیسی رہی ہے نا, آپ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کوئی تماشا لگے اور اس کے اندر ہم پیٹرول اس کے اوپر اور ڈالیں. یہ سیاست آپ نے کی ہے. آپ نے پی ٹی آئی, آپ کا جو اپنا ساتھی ہے مجھے بتائیں, میری تو بات نہیں آپ کرنے دے رہے نا, مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان نے کبھی پاکستان کی ترقی کی بات کی, کبھی خیبر پختونخوا کی بہتری کی بات کی, ایک ہی بات کرتا ہے, نون لیگ کی بات کرتا ہے, اور اس کو اور اس کے پاس کوئی ایجنڈا ہی نہیں ہے. آپ سے رانا صاحب سوال اور پوچھ رہی ہے. میں اب سوال چینج کر دیتی ہوں, اس سوال کو بھی چھوڑیں. آپ آگ لگنے کیوں دیتے ہیں سر, یہ بتائیے. ابھی بھی پنجاب لاہور میں جو ہو رہا ہے ابھی سر, آپ کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں؟ پھر فوج آئے گی, ثالثی کرے گی, آج سپریم کورٹ نہیں, آپ یہ مانتے ہیں کہ جب فیض آباد پہ قبضہ ہوا تو اس دن موو کرنا چاہیے تھا حکومت کو کہ نہیں؟ دیکھیں آپ سوال پوچھتی ہیں, مجھ سے جواب کوئی اور دیتا ہے تو میں اس پروگرام میں کیا جواب دوں گا؟ دیجئے سر پلیز. دیکھیں آپ کہہ رہی ہیں کہ آگ کیوں لگاتے ہیں. ایک تو اس ملک کے اندر آگ لگانے والے بہت ہیں, ہم آگ بجھانے والوں میں ہیں, اور اتنی آگیں لگائی جاتی ہیں کہ ہم بجھاتے جو ہیں وہ اسی لیے تو پاکستان آگے نہیں جا رہا. اب یہ جو ایشو تھا, اس ایشو کے اوپر اگر ساری پارٹیاں بولتی کہ کوئی ختم نبوت کے اوپر کوئی غلط کام نہیں ہوا, یہ ہم نے پرانا والا بحال کر دیا, جو نیا بنایا تھا اس میں بھی کوئی بری بات نہیں تھی لیکن لوگوں کی خواہش کی خاطر بحال کر دیا, ساری پارٹیاں یہ بیانیہ دیتی تو یہ دھرنے والے کیسے بیٹھتے وہاں پہ, یا ان کو بٹھانے والے کیسے بٹھاتے اگر کسی نے بٹھایا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں. سر اپوزیشن ول ڈو اپوزیشن. 4 سالوں میں آپ نے 6 بڑے دھرنے دیکھے ہیں, کسی نے بٹھایا لیکن حکومت تو آپ کی تھی یہاں پہ جناب. سے نیگوسیشن سے ختم کرایا. Opposition is not doing opposition to PMLN, they are doing opposition to Pakistan. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پاکستان کو جس حالت پہ آپ نے رانا صاحب پہنچا دیا ہے, جس طریقے سے آپ پارلیمنٹری سیکٹری اکانومی کے, جو فائنانس کے, جو اکانومی کی حالت ہے, جو لا اینڈ آرڈر کی حالت ہے, جو گورننس کی حالت ہے, آپ نے 500 بلین کا سرکولر ڈیٹ پھر کر دیا ہے. آپ نے تو اس قابل نہیں چھوڑا کہ اگلی حکومت جب ہماری آئے گی کیسے ہم ریزالو کریں گے. کی وجہ کے اوپر بحث کریں, سرکولر ڈیٹ کی وجہ کے اوپر بحث کریں, اور مجھے سر ایک سیکنڈ, کیا بر وقت انتخابات خطرے میں ہیں سر؟ مارچ میں سینٹ کے الیکشنز بھی ہیں اور اب یہ ترمیم بھی پاس نہیں ہو رہی, الیکشن کمیشن کی ڈیڈ لائن گئے, عرصہ گزر گیا ہے. اس وقت مجھے تو نظر نہیں آ رہا کہ بر وقت انتخابات ہو سکیں گے. اگر سیاسی جماعتوں نے یوں ہی اپنی روش یوں ہی برقرار رکھی تو میں نہیں سمجھتا کہ بہت جلد. ہم نے تو سپورٹ کیا بل کو, ہم سینٹ میں بھی ووٹ ڈالنے کے لیے تیار ہیں, ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں اس کے اندر؟ نہیں, میں تو جنرل بات کر رہا ہوں نا کہ ابھی جو رانا صاحب ایکچولی رانا صاحب نے جو پیپلز پارٹی کی بات کریں, پیپلز پارٹی کدھر ہے پیپلز پارٹی؟ بالکل صحیح ہے, ان کی اپنی جماعت کے لوگ نہیں آ رہے, وہ کچھ فینس سٹرز ہیں, دیکھ رہے ہیں, انتظار کر رہے ہیں کہ آگے کیا ہوگا. اگر بر وقت انتخابات نہ ہوئے دین پھر کیا خطرہ ہے, کیا ڈر ہے یا اپریہنشن ہے؟ خطرے تو بے شمار ہیں نا جی. اس میں دیکھیں اگر وقت پہ انتخابات نہیں ہوتے تو کیا پھر یہی حکومت 31 مئی کے بعد جاری رہے گی؟ یہ مطلب کچھ نہ کچھ تو اس کو بندوبست کرنا پڑے گا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, تو اس میں تو پھر دوبارہ ہمیں سپریم کورٹ کے پاس جانا پڑے گا. دو آرٹیکلز ہیں کانسٹیٹیوشن کے جن کا آپس میں ممکنہ طور پہ ٹکراؤ ہو سکتا ہے. ایک ہے آرٹیکل 221 جو یہ کہتا ہے کہ اگر اسمبلی مدت پوری کرے گی تو 60 دن, نہیں پوری کرے گی تو 90 دن میں انتخاب ہونا چاہیے, وہ کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ ہے. دوسرا آرٹیکل 51(5). آرٹیکل 51(5) یہ کہتا ہے کہ جب سینسس ہو چکا ہو تو اس کے بعد ڈیلیمیٹیشن ہونی چاہیے. اگر صورتحال یہ بنتی ہے کہ جون کے ارلی جون میں یا اینڈ میں اسمبلی اپنی مدت پوری کر کے ختم ہو جاتی ہے, اینڈ آف جولائی الیکشن ڈیو ہے,
اور الیکشن جو ہے وہ سلیکشن کمیشن کہتی ہے کہ نئی حلقے بندی نہیں ہے، تو پھر سپریم کورٹ آرٹیکل 221 کے حق میں ہمارے خیال میں آرٹیکل 221 کے حق میں فیصلہ کرے گا، کیونکہ الیکشن جس کا مطلب ہے الیکشن از مور امپورٹنٹ دین حلقہ بندیاں، یعنی کہ پرانے اس کے اوپر آپ کرائیے حل ہے. سو اس سچویشن کے اندر آپ کا ارلی الیکشنز کا مطالبہ ذرا سا اس لیے کہ اتنی حکومت تو ناپید ہو گئی ہے، مفلوج ہو چکی ہے، بری حالت ہے. ڈیموکریٹک طریقہ ہے ساری دنیا میں جہاں جمہوریتیں ہیں وہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ جس وقت ایک ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے، فیصلہ نہیں دے چکی کہ جب ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو فریش الیکشن ہوتے ہیں. اس لیے اگر ابھی تو بر وقت ہونے کے اوپر لالے پڑے ہوئے ہیں نا سر، ہم تو کسی صورت الیکشن، مجھے ایک چیز بتائیں، کیا تحریک انصاف کا کسی اگر اقتدار ہی ایک منزل ہو، although ہماری اقتدار منزل نہیں ہے، کیوں ہے؟ سب کی ہونی چاہیے، سب کی ہوتی ہے، اور آپ کیوں سیاست کرتے ہیں؟ اگر اقتدار ہی منزل ہے تو الیکشن کے بغیر ہمیں اقتدار مل سکتا ہے؟ الیکشن کے بغیر تو آپ سب کا مقصد نہیں ہے نا، سیاسی جماعتوں کی ایگزسٹنس کا مقصد نہیں ہے. ہم تو الیکشن چاہتے ہیں. رانا صاحب کوئی ایکشن پلان ہے یا ابھی ڈے ٹو ڈے دفاعی ہو رہا ہے؟ ابھی دیکھیں بات یہ ہے کہ الٹیمیٹلی جو یہ کہہ رہے تھے، میں اتفاق کرتا ہوں شفقت صاحب کے ساتھ کہ الیکشن پھر پرانی حلقہ بندیوں پہ سپریم کورٹ آرڈر کرے گا. آخر ملک کو آگے چلنا ہے، یہاں پہ خدا نخواستہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ مارشل لا لگائے. آج کل تو مارشل لا لگانے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم مارشل لا نہیں لگانے لگے، اور نہ ہی دنیا میں اس کی کوئی قبولیت ہے. تو پاکستان ہیز ٹو گو آن. میرا خیال ہے کہ یہ انشاءاللہ بل پاس ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ سر. میں سب سے گزارش ہے سیاستوں سے بالخصوص کہ ایسے ایشوز پہ نہ سیاست کریں، کہ اللہ نہ کرے 2018 میں سیاست کرنے کے جوگی نہ رہیں. جس مقصد کے لیے سیاست ہو رہی ہے وہ یعنی کہ الیکشن کو یقینی بنایا جائے. کل 12 ربیع الاول ہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. گڈ نائٹ، اللہ حافظ.